हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 7th क्लास है। हमारे अतीत टू हमारी पुस्तक है, हिस्ट्री को हम लोग आपका देख रहे हैं। और उसी में आपका चैप्टर चल रहा है नए राज्य और नए राजा। उसके विषय में हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। हमने प्रतिहार, गुजर प्रतिहार को पढ़ा, हमने चौहानों को देखा और हमने राष्ट्रकूट के जो राजा हैं हमने उनको पढ़ा, सामंतवादी व्यवस्था को पढ़ा। क्लियर है? और हमने देखा किस तरह से तीनों शासक जब आपके समाप्त होंगे तो किस तरह से गुप्त साम्राज्य भारत में आपका डोमिनेट करेगा। उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका पढ़े थे, समझे, देखे थे। एक लेक्चर हम लोग अब तक इसमें आपका ले चुके थे, लेकिन मैं आपको कोशिश रहेगी कि मैं इसे आपको पहली शुरुआत से स्टार्टिंग से आपको बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को उस दिन शायद नहीं होंगे, तो आपका ब्रीफ में एक छोटा सा हाँ उनको समझ आ जाए कि क्या स्थिति थी। फिर उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई आपका डाउट रहता है बच्चों, आपको कोई परेशानी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक बच्चों अपना बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम चैप्टर आपका पढ़े थे तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे थे। और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद देखिए इसमें मेन क्या था, थोड़ा आप इसको समझिए। नए राजा और नए राज्य, पहली बात तो चैप्टर नंबर 2 है, इसको आपको ध्यान रखना। जो हमारी बुक है इसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, हमको नए राजा देखने हैं और उनके नए राज्य। इसी में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो 7वीं सदी की हम लोगों ने इसमें बात की थी। और इसमें कई जो ऐसे राजवंश है जिनका क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, उसको हमने देखेंगे। और जो हमको मानचित्र दिखाया 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की जो स्थिति थी भारत में, उसको हम लोग आपका इसमें देखेंगे। देखिए हमको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए इसमें गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है? चौहानों को देखिए, राष्ट्रकूटों को देखिए, इन तीन को स्पेशल करके देखिए बच्चों। मैं मैप करके बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। मिल गया? देख लिया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारी चीजों को हम लोग जानना शुरू करते हैं कि क्या स्थिति है। अब देखिए कुछ नए राजवंशों का क्या हो रहा है, आपका उदय हो रहा है 7वीं शताब्दी में। ठीक है? और ये लोग अधिकतर क्या थे, आपका सामंत के रूप में अस्तित्व में आए। आज या तो क्या थे ये भारतीय आपके उपमहाद्वीप में, या तो ये बहुत बड़े आपके क्या क्या थे, भूस्वामी थे। ठीक, या तो ये क्या थे, आपके आपके योद्धा थे। और यही लोग राजा में आगे जाके सामंत कहलाए। फिर उन्होंने क्या काम किया, राजा के दरबार में हाजिर लगाते थे, सैन्य चीजें करते थे। ठीक, इसी तरह से ये एग्जाम्पल के रूप में धीरे धीरे उन राजवंशों को समाप्त कर कर खुद आप लोग वहां शिफ्ट हो गए। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा था कि जो आपके कर्नाटक, जो आपके राज्य में एक राजवंश था चालुक्य राजा, उनके अधीन कुछ आपके सामंत थे। क्लियर है? और उनका सामंत था राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। इसने क्या कर दिया, चालुक्य स्वामी को अधीनता से मना कर दिया। ठीक, यानी कि चालुक्य का अगर कोई जो राजवंश का जो बाप का सामंत था वो कौन था, दंती दुर्ग, लेकिन उसने मना कर दिया उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए। और उन्हें क्या बना दिया, अपने आप को एक स्पष्ट राजा के रूप में सामने आए और अपने आप को बाहर दिखाया। फिर बताया कि इन राजाओं ने भारी भरकम जो टाइटल थी, क्लियर है, उपाधियों को इन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, पशुओं को और किस तरह से ये कर को आपको इकट्ठा कर रहे थे, उन सब चीजों को हमने इसमें देखा। फिर एक कर का जो एग्जाम्पल है उसको हमने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या था उसके विषय में पढ़ा कि प्रशस्तियों में क्या मिलता था हमें, राजाओं की, योद्धाओं की, उनकी सूरवीर की हम लोगों को कहानी जो थी वो आपका देखने के लिए मिलती थी। ठीक, कि राजा किस तरह के आपके सूरवीर थे, हम लोगों को उनकी जो कहानी है वो हमको देखने के लिए मिल रही थी। ठीक, इसी तरह से हम लोगों ने एक प्रशस्ति को और देखा था, नाग भट्ट की हमने उपलब्धि को पढ़ा। और नाग भट्ट क्या था, गुर्जर प्रतिहार का ही एक राजा था। देखिए कुछ इस प्रकार की आपका प्रशस्तियां हुआ करती थी और जो मूलतः ताम पत्र पर लिखी होती थी। इसमें भूमि जो दान में आपका दी जाती थी, अनुदान वाली भूमि,
उस भूमि का उल्लेख होता था, उसमें इस तरह से कि और किसको भूमि मिलेगी, क्या व्यवस्था है, इस तरह की सारी चीजें उसमें होती थी। क्लियर है? ये सब हम आज हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे धन के युद्ध के लिए। अब जो धन के युद्ध के लिए यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होना, यहां तक हम लोग इसमें देख चुके थे। अब देखिए, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्र पर था। कह रहे कि जितने भी यहाँ के शासक रहे हैं, जो भी आपके राजवंश रहे हैं, उनका जो आधार था कोई ऐसा नहीं था कि एक क्षेत्र पर था, कई विशेष क्षेत्रों पर उनका आधार था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। उनकी क्या कोशिश रहती थी कि हम लोग दूसरे जो क्षेत्र हैं हम लोग आपका उनको नियंत्रण में ले लें, ऐसा उनका प्रयास था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गंगा जहां आपकी फिलो होती है उसी का एक शहर है आपका कन्नौज, बड़ा फेमस है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल शासकों के शासक सदियों तक कन्नौज के नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ रहे थे। कि गुर्जर प्रतिहार, ध्यान दीजिए, और दूसरे थे आपके राष्ट्रकूट और तीसरे थे आपके पाल। ये तीन ऐसे राजा थे। पहले कौन हो गए? ये हो गए गुर्जर प्रतिहार, दूसरे और तीसरे। इन तीनों के बीच क्या था? आपसी तिरगुट आपका संघर्ष रहता था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। कन्नौज मैं जीतूंगा, कभी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट लड़ गए भाई, कभी गुर्जर प्रतिहार पाल लड़ गए, कभी पाल राष्ट्रकूट लड़ गए, कभी इस तरह से इन तीनों में आपस में वॉर होती रहती थी। क्लियर है? चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीनों पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्राय इसकी चर्चा आपका त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। और इतिहास क्या लिखते हैं इसको? आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? कन्नौज के लिए। अब देखिए, थोड़ा आगे देखिए, जैसा कि आप देखेंगे पृष्ठ 62 से लेके 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया, अपनी सत्ता और संसाधन को आपका प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया। अब देखिए, जितने बड़े आपके शासक होते थे वो क्या करते थे? वो आपका बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। जो आपकी सत्ता होती थी, जो आपके संसाधन थे, हम उनको प्रदर्शन करने के लिए, अपने भव्यता दिखाने के लिए इस तरह के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। अब मान लीजिए कोई राजा आ रहा है, वो किसी के यहाँ किसी राज क्षेत्र में अटैक कर रहा है, तो इसलिए वो आपका मंदिरों को अटैक, देखिए अगर हम मंदिर को तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? उस राजा की वैभवशालीता को, उसके संसाधन को, उसकी सत्ता को, जो आपका दिखाने का प्रदर्शन कर रहा है, हम उसमें बहुत कमी ला सकते हैं। जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, और था कि बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो बहुत संपन्न थे। कैसे? धन धान्य से भरे हुए। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे, और कह रहे हैं कि अध्याय 5 में आप इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको देखिएगा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, आपने बड़ा फेमस नाम सुना होगा, इसी का एग्जांपल है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन था? महमूद गजनवी। क्लियर है? क्योंकि महमूद उसका नाम था और गजनवी का वो सुल्तान था। गजनवी पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक? तो वहां का शासक था, इसने क्या किया था? ये भारत को लूटने आया था। और ये खास करके कहां लूटता है? सोमनाथ को, क्योंकि पता है कि सोमनाथ मंदिर उस राजा की भव्यता का निशाना था। क्लियर है? जो वहां शासक था, हिंद का शासक दाहिर। आगे देखिए, उसने 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपना नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। अब ये उसका टाइम पीरियड है जब वो क्या कर रहा है? गजनी पर आपका शासन कर रहा है। अब उसने एशिया के कुछ भागों को जीता, ईरान को, और उपमहाद्वीप का भी स्पेशल हिस्सा था उत्तर पश्चिमी हिस्सा। लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ भी शामिल था। अब देखिए, जब भी वो
उप भारत की तरफ आक्रमण करता तो उसका मेन टारगेट था कि मंदिरों को लूटो, क्योंकि मंदिरों में अपार संपदा, धन संपत्ति भरी हुई, उसको लूटना है, अपने देश लाना है। ठीक, संपन्न मंदिरों को, और जिसमें सबसे फेमस कौन है बच्चों? गुजरात का सोमनाथ मंदिर था। महमूद जो धन लूट ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनबी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। यानी कि जितना धन लूटा, उसने क्या कहा कि एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर दिया जाए, उसका बच्चों, उसको अपनी राजधानी को डेवलप करने में उन्होंने वो पैसा पूरा लगा दिया। अब देखिए, सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप में लेखा जोखा रखने का काम सौंप दिया। अब देखिए, उसने क्या कर दिया, लिखने वाला एक इतिहासकार बना दिया, और क्या नाम था उसका? अल बरूनी। ध्यान रखिए, और आप ये देखेंगे बच्चे, अल बरूनी की जो किताबें हैं, जो इतिहास है, चीजें हमसे, उनसे ही हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि जो महमूद गजनबी है उसने कब आक्रमण किया, क्या उसके मेन उद्देश्य थे, क्या चीजें हैं जो उसके द्वारा लिखी गई आपकी कृति है, रचना है, उनको हम लोग देख रहे थे। अरबी में लिखी गई उस कीर्ति किताबुल उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से आपके परामर्श किया। अब जो ये किताब लिखी है, किताब उल हिंद, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, तहकीक हिंद, तो उसका मतलब भारतीय खोज, मुझे इसका मतलब नहीं पता, कि किताब अल हिंद, उसने ये आपका पुस्तक लिखी, और जो यहाँ के संस्कृत के विद्वान थे उनसे परामर्श किया। ठीक, आगे देखिए। देखिए, युद्ध करने वाला दूसरे राजाओं में चौहान भी थे। अब जो युद्ध करते थे उन राजाओं में अगर दूसरे राजाओं की बात करें, वो कौन थे? चौहान। यानी कि जो चौहान ही बाद में आपके चौहान बनते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गायकवाड़ों से आपका टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रतिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में, और तराइन की जब प्रथम लड़ाई होती है, ध्यान रखना, ये आपका तराइन की प्रथम लड़ाई, और दूसरी में 1192 में उसके हाथों हार गया। देखिए, एक बड़ी रोमांचक कहानी है बाप का पृथ्वीराज की और महमूद गोरी की। जब तराइन की प्रथम लड़ाई होती है, जब उसको लड़ने जाता है, तो पृथ्वीराज कहता है आपका किससे? महमूद गोरी से, कि तू भाग जा, नहीं तो मेरे हाथों तू बचेगा नहीं, क्योंकि इतना शक्तिशाली और इतनी बड़ी बाप की सेना वाला था, और इसने महमूद गोरी को पकड़ लिया और महमूद गोरी को छोड़ दिया कि तू भाग जा, नहीं तो मैं तेरे को बाप को मार दूंगा। ये उस टाइम चला जाता है, लेकिन महमूद गोरी से कहता है कि मेरे को मत छोड़, अगर मैं बच गया तो मैं तेरे को मार दूंगा। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है इतिहासकारों द्वारा। फिर क्या होता है कि एक साल बाद ही 1192 में आपके तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है। अब इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इसको लाइटली ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यार, जिसको मैंने पिछले साल आपका हराया है, वो मुझसे इस साल कहाँ जीत जाएगा। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहते हैं और लड़ाई करने जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या बनते हैं, आपके महमूद गोरी इनको बंदी बना लेता है। ठीक है, और इसको हाथों हार जाते हैं। अब ना थोड़ा सा आप, ये तो वो टाइम है कि जब राजा आपके शासन कर रहे हैं, किस तरह से युद्ध हो रहे हैं, और इसमें भी खास करके हम लोग जो आपकी बात कर रहे हैं कन्नौज के विषय की, कि कन्नौज पर 3 ऐसे राजवंश थे जो अपना राज करना चाहता थे, और बड़े बड़े मंदिरों को भाग्यशाली का निर्माण किया था। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अपनी भव्यता और आपका संपन्नता दिखा रहे थे। उसी लिए संपन्नता को लूटने आया था कौन? महमूद गजनवी। उसने बहुत बड़ा शासक बनाया, और उसने इन सब चीज का लेखा जोखा रखने के लिए एक इतिहासकार नियुक्त किया, अल बरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखी, और भारतीय जो है कि संस्कृत के विद्वान थे उनसे हेल्प की। दूसरी तरफ आक्रमण करने वाले थे चौहान, जो दिल्ली और राजस्थान के आसपास राजा क्या कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। और एक उनका सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड,
और ये महमूद गौरी के साथ, ध्यान देखिए, महमूद गौरी के साथ क्या होता है, इसकी 2 बार हमला होता है, पहले में ये हार जाता है और दूसरे में किसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को। इतना हमने अब तक अपने इन लेक्चर के माध्यम से पढ़ा, समझा और जाना। क्लियर है? यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा कोई चीज ऐसी है जो उनको समझ नहीं आई है तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे एक शासक दूसरे शासक पर डोमिनेंट होता है, यानी कि आज मान लीजिए कोई राजवंश है, भविष्य में 50-100 साल के बाद वो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई दूसरी शक्ति उस पर हावी हो जाएगी, उस राजवंश को समाप्त कर देगा और अपनी सत्ता को क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो स्थापित करने के साथ वो उसकी पूरी जगह को अपना पूरी तरह से उसको कब्जा लेगा। अब देखिए, इसी में एक चीज चला है, थोड़ा ध्यान दीजिए, चोल राज्य, आप लोग सुने थे चैप्टर में। और चोल को देखिए नजदीक से एक नजर, यानी कि हम चोलों के विषय में नजदीक से एक बार उसको देखेंगे। नजर का मतलब होता है देखना, तो देखने का मतलब ये नहीं केवल ऐसे देख लिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो ये रहा सबसे पहले हमारा मानचित्र, क्योंकि अभी तक जो हम लोग आपका पढ़ रहे थे, इस हिस्से से ऊपर की जो राजा थे, हम उनकी कहानी पढ़ रहे थे, उनके विषय में। हमने उनमें राष्ट्रकूट को पढ़ा, क्लियर है, चौहानों को पढ़ा, गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ा। ठीक, इनको हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा और किस राह से अटैक हुआ इससे ऊपर वाले पार्ट में, उसको हमने देखा। अब हम इससे नीचे की तरफ को चल रहे हैं, इसमें कोई राजा, कोई शासन, कोई लोग शासन कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि अधिकतर जो भारत का ये हिस्सा रहा ऊपर वाला, इसने अटैक बहुत झेले हैं। क्लियर? क्या झेले? अटैक। क्योंकि मध्य एशिया से जो आने का रास्ता था, तो राजस्थान गुजरात वाला ही ये क्या करते थे, लोग भारत में प्रवेश करते थे। ना तो हिमालय पार कर सकते थे, ना इतना लंबा समुद्र। तो ये रास्ता ऐसा था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या आपका ईरान, इराक से को क्या करता था, इसको जोड़ता था। चलिए इसको पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप चोलों को देखिए, ये रहे चोल, देख लिया बच्चों? चोल आपको दिखाई देंगे, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। स्थिति को देखिए, पास पढ़ो, कुछ चीजें लिखी हैं, गंगावादी, इस थोड़ा सा आसपास इनका जो मानचित्र है उसको एक बार बच्चों थोड़ा सा हल्का सा आप लोग देख लीजिए। ठीक, आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। तो आपने चोलों को देख लिया। चलिए, चोलों की स्थिति का आपको पता लग गया। असल में जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो हम बहुत बार आपको कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपसे कह दूं चोल, चेल, पांड्या, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, तो आपको ना ये पिक्चर नहीं बनती कि कौन सा शासक कहाँ राज कर रहा है और कहाँ की बात हो रही है। लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज्योग्राफी, जितने मैप के, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, भूगोल पढ़ने के लिए मैप की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हमको मैप की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा राजवंश कहाँ था और कितने क्षेत्र पर शासन कर रहा था, ये हमको देखना होता है। अब देखिए, ये रहे आपके चालुक्य राजवंश वाले, ये रहे आपके यादव। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, और ये कातकीय तो आपके राजवंश वाले हैं, ये बदामी वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उरयूर से तंजौर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? अब कह रहे हैं कि जो चोल शासक हैं वो सत्ता में कैसे आए, ये हमको देखना है। कावेरी डेल्टा में मुडियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत्व क्या थे, महत थे। महत मतलब सामंत, क्या थे, सामंत थे। किनके? ध्यान देखना है, कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए थोड़ा सा। उरियार ने चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार की विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारा को हरा दिया और इस डेल्टा नदी पर मुठियारों के क्या कर दिया, उसको हरा दिया और डेल्टा पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। उसने तंजौर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है
कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, डेल्टा ए जो आपका रीजन है, ये समझिए, ये पूरा जो आपका रीजन है, ये आपका आपका डेल्टा ही रीजन है बच्चों। और इस डेल्टा रीजन में, डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब कोई नदी अपना डिपोजिशन छोड़ती है, निक्षेप बनाती है, तो वहां क्या होता है, बहुत नई आपकी ताजी मिट्टी आती है, जो वो क्या होती है, बहुत उर्वरक होती है। ठीक है, अब समझिए इसको थोड़ा सा। और उन्होंने क्या कर दिया, तंजौर शहर में निशुंभनी निशुंभसूदनी देवी का आपका क्या कर दिया, उसका मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका क्षेत्र अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में आपका बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर में पांडियन और पल्लव के इलाके इन राजाओं का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ध्यान रखना है कि जो राजराज प्रथम था वो चोल शासकों का सबसे शक्तिशाली आपका राजा होगा। 1885 में राजा बना और उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार कर लिया। उसने राज्य के प्रशासन का भी आपका पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी उसी नीति को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इन अभियानों के लिए एक उसने जल सेना भी बनाई। अब आपको ध्यान रखना है कि जल सेना किसके पास थी, जिसे आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, नौसेना। अब बच्चों किसके पास थी, तो जो चोल थे, इन चोलों के पास ही वो आपकी नौसेना थी। इसलिए तो ये आपका कंबोडिया, जो आपके वियतनाम वगैरह पर इन लोगों ने आपका शासन कर लिया था। और श्रीलंका पर कैसे पहुंच गए थे शासन करने, क्योंकि इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया बच्चों, उन पर अपना आक्रमण किया। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बच्चों आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने कुल मिलाकर जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, उस त्रिपक्षीय आपके संघर्ष को देखा हमने। चोल राजवंश कहाँ उभर रहे हैं हमने उसको देखा, और कुछ हमने पिछला थोड़ा सा आपका रिवीजन किया, और इसके अंतर्गत हम लोगों की उनकी जानकारी पता लगी कि कहाँ किस प्रकार से थे, और वैभवशाली जो आपके मंदिर बन रहे थे, महमूद गजनवी क्यों भारत आया था, लूटने का क्या पर्पस था, और शासक अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वो वैभवशाली मंदिरों का निर्माण करते थे। क्लियर है, चौहानों के बारे में पढ़ा कि वो किस क्षेत्र में आपका शासन कर रहे थे और किस तरह से वो हार गए। हमने एक छोटी सी जानकारी उनको पढ़ी, और एक नजर हम लोग देख रहे हैं चोल आपका साम्राज्य की तरफ। अभी फिलहाल हम एक छोटा सा परिचय पढ़े हैं उनके विषय में, बाकी हम लोग शेष आपका कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए।